हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। बीएड सेकेंड ईयर ईपीसी 4 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ के अंतर्गत जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना, उसी में हम आज देखेंगे सम्मोहन, हिप्नोसिस। हिप्नोसिस चेतना की परिवर्तित अवस्था का सबसे प्रमुख प्रकार है, या फिर ये कहें कि चेतना को परिवर्तित करने के जितने तरीके हैं उनमें सम्मोहन सबसे अधिक लोकप्रिय परंतु एक ऐसी विधि है जिसके बारे में लोग सबसे कम जानते हैं। सच में या सचमुच में सम्मोहन का अपना एक लघु इतिहास है जिस पर पहले हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिप्नोसिस का इतिहास। सबसे पहले मेस्मर जो एक चिकित्सक हैं, उन्होंने क्या प्रयास किया है। 18वीं शताब्दी में मेस्मर नामक एक चिकित्सक ने पूरे संसार को ये दावा करके आश्चर्य में डाल दिया कि रोगी को पशु चुंबकत्व यानी कि एनिमल मैग्नेटिज्म के सहारे ठीक किया जा सकता है या स्वस्थ किया जा सकता है। इसे मेस्मरिज्म भी कहा गया है। इसका मत था कि एक सर्वाधिक तरल यानी कि ठीक पूरी तरह से तरल होता है जिससे सभी ग्रह यानी कि प्लैनेट्स तथा सभी जीवित प्राणी प्रभावित होते हैं। एक बीमार व्यक्ति के शरीर पर चुंबक रखकर उसमें या उसको ठीक करने का या करने वाला चुंबकीय तरल पदार्थ की प्रवाह को उत्पन्न किया जा सकता है जिससे व्यक्ति की बीमारी दूर हो जा सकती है, या फिर जो आलस्य होता है उसे दूर किया जा सकता है। अपने इस विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे ठोस वस्तुओं में चुंबकीय गुण उत्पन्न किए और कहा कि इनसे संपर्क होने पर व्यक्ति के दुख दर्द आसानी से दूर हो सकते हैं, और उन्होंने बहुत सारे व्यक्तियों के दुख दर्द को दूर करने का सफल प्रदर्शन भी किया। परंतु बाद में बेंजामिन फ्रैंकलिन जो फ्रेंच एकेडमी ऑफ साइंस के प्रधान थे, पशु चुंबकत्व के संप्रत्यय को यह कहकर अस्वीकृत कर दिया कि इसका कोई दैहिक आधार नहीं है। बाद में पशु चुंबकत्व के संप्रत्यय को सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, और इस नए संप्रत्यय की लोकप्रियता मशहूर सर्जन जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे जेम्स ब्रेड के प्रयासों से काफी अधिक हुई। तो अब हम देखेंगे जेम्स ब्रेड का प्रयास। 1843 में जेम्स ब्रेड ने अपने शोधों के आधार पर यह खोज की कि मानव तंत्र का तंत्र जो नर्वस सिस्टम होता है में कृत्रिम रूप से तंत्र का निद्रा यानी नर्वस स्लीप की अवस्था को उत्पन्न किया जा सकता है। इसी अवस्था को उन्होंने सम्मोहन यानी कि हिप्नोसिस की संज्ञा दी, जिन्होंने यह भी बताया कि व्यक्ति में यह अवस्था एकाग्रचित्त ध्यान के माध्यम से उत्पन्न किया जाता है, यानी कि जो कंसंट्रेटेड अटेंशन होती है उसके माध्यम से ही किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में सम्मोहन की अवस्था उत्पन्न करने के लिए उसे किसी एक बिंदु या शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति सम्मोहन करता यानी कि हिप्नोटिस्ट द्वारा दिए गए शाब्दिक सुझावों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील होता है। 1845 से 1853 में स्कॉटलैंड के एक सर्जन जिनका नाम जेम्स इसडेली था, भारत में आकर सम्मोहन के माध्यम से करीब 300 बड़ा दर्द रहित पेनलेस ऑपरेशन कर सकने में सफल हुए। इस तरह से इस अवधि में सम्मोहन का उपयोग आधुनिक समय में ऑपरेशन में व्यवहित संवेदनहारी औषध एनेस्थीसिया के जगह पर होता था, परंतु बाद में जब संवेदनाहारी औषध की खोज हो गई तो ऑपरेशन के दौरान सम्मोहन का उपयोग बंद कर दिया गया। अब हम देखेंगे जीन शार्को का प्रयास। जीन शार्को 1878 जो जानी मानी तंत्र का विज्ञानी थे, पेरिस में सम्मोहन का सफल प्रदर्शन करना प्रारंभ किया और वे हिस्टीरिया के रोगियों का सफलतापूर्वक इलाज भी उन्होंने करके दिखलाया था। इसी फ्राइड तथा ब्रूअर काफी प्रभावित हुए और वे सम्मोहन के इस उपयोग का प्रयोग हिस्टीरिया के रोगियों के अचेतन के बारे में अचेतन मन के बारे में जानने के लिए किया गया था। हालांकि बाद में
फ्रायड ने सम्मोहन की जगह पर स्वतंत्र साहचर्य विधि के उपयोग को अधिक उचित पाया था। किलस्टोन ने एक परिभाषा दी है जो इस प्रकार से है, हिप्नोसिस में बी डिफाइंड एज ए सोशल इंटरेक्शन विच वन पीपल designated the subject responds to suggestions offered by another person, designated the hypnotist for action। सम्मोहन को एक सामाजिक अंतक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक व्यक्ति जिसे प्रयोज्य कहा जाता है, दूसरे व्यक्ति जिसे सम्मोहनकर्ता कहा जाता है, द्वारा ऐच्छिक क्रियाओं, स्मृति तथा प्रतिक्षण में किए जाने वाले परिवर्तनों की अनुभूतियों के लिए दिए गए सुझावों के प्रति अनुक्रिया करता है। 1992 के अनुसार हिप्नोसिस इज ए कंडीशन इन विच इंडिविजुअल्स अपीयर टू बी हाईली ससेप्टिबल to suggest on from others and in which they sometimes behave as if they are in a trance। अर्थात सम्मोहन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति दूसरों के सुझावों के प्रति अति संवेदनशील होता है और जिसमें वे कभी कभी इस ढंग से व्यवहार करते हैं मानो वे स्तब्धता में हों। इस परिभाषा से ये प्रश्न उठता है कि सम्मोहन की अवस्था कैसी होती है। तो सम्मोहन की अवस्था ऐसा लगता है व्यक्ति के लिए कि शिथिलता का अनुभव कर रहा है और उसे हल्की नींद आ रही है, या फिर पूरी तरह से अपनी आंखों को खुला रखने में असमर्थ पा रहा है, या फिर गहरी अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, यानी नींद की गहरी अवस्था में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। इस विधि से व्यक्ति की अवस्था चाहे जैसी उत्पन्न होती है या फिर चाहे जिस विधि से सम्मोहन की अवस्था व्यक्ति में उत्पन्न की जाती है, सम्मोहन नींद के समान एक शिथिल अवस्था होती है। इसमें निष्कर्ष ये निकलता है कि इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति अपनी ओर से कोई भी क्रिया नहीं करके सम्मोहनकर्ता के निर्देश का इंतजार करता है। इस अवस्था में आ जाने पर व्यक्ति को सिर्फ सम्मोहनकर्ता की आवाज सुनाई देती है, अन्य किसी तरह की आवाज सुनाई नहीं पड़ती है। इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति की कल्पना शक्ति काफी मजबूत हो जाती है और इस अवस्था में प्रवेश करने पर व्यक्ति में वास्तविकता की जांच करने की क्षमता कम हो जाती है तथा उसकी विकृत यानी कि जो अवस्था होती है को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि हु कैन बी हिप्नेटिस्ड, यानी किन लोगों को सम्मोहित किया जा सकता है। तो वालिस 1930 के अध्ययनों से पता चला है कि जिन व्यक्तियों में दृष्टि प्रक्रियाएं बनाने की क्षमता अधिक होती है, अर्थात जिनमें कल्पना चित्र अधिक स्पष्ट बनते हैं, उन व्यक्तियों की अपेक्षा जिनमें इस तरह की क्षमता नहीं होती अधिक सम्मोहित किया जा सकता है। क्रोफोर्ड 1982 के अध्ययन में ये पता चला कि जिन व्यक्तियों में संवेदी यानी कि सेंसरी तथा काल्पनिक अनुभूतियों जो होती हैं, इमेजिनेटिव एक्सपीरियंसेस में लीन हो जाने पर या खो जाने का सील गुण होता है, वे भी उन व्यक्तियों की तुलना में जिनमें ऐसी क्षमता नहीं होती है अधिक सम्मोहित किया जा सकता है। मॉस एवं मासालो 1990 के अध्ययन के अनुसार जिन व्यक्तियों पर दूसरों पर निर्भर रहने का सील गुण अधिक होता है तथा जो अन्य व्यक्तियों से निर्देश तथा पुनर्बलन यानी कि रेनफोर्समेंट लेने की उन्मुखता दिखलाते हैं, वे उन व्यक्तियों की तुलना में जिनसे ऐसे सील गुण की कमी होती है जिनमें अधिक जल्दी सम्मोहित किए जा सकते हैं। कौसिल, किर्स तथा हेफनर महोदय के अनुसार 1986 के अध्ययन के अनुसार जो व्यक्ति सम्मोहन के दौरान दिए जाने वाले सुझावों को काफी महत्वपूर्ण मानते हैं तथा ये मानते हैं कि वे काफी प्रभावी हैं यानी कि इफेक्टिव हैं, तो वे उनसे काफी प्रभावित हो जाते हैं और जल्दी सम्मोहित हो जाते हैं। अतः सम्मोहन के दौरान दिए जाने वाले सुझावों के प्रति जो प्रत्याशा होता है या उससे भी सम्मोहित होने की क्षमता अधिक होती है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि इस तरह की विशेषताओं वाले व्यक्ति जल्दी ही सम्मोहित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्शियसनेस अल्टरेशंस अंडर द स्टेज ऑफ हिप्नोसिस, सम्मोहन की अवस्था में चेतना में होने वाले परिवर्तन। सम्मोहन की अवस्था में व्यक्ति की चेतना में स्पष्ट परिवर्तन आते हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें प्रत्यक्षणात्मक विकृतियां, परसेप्चुअल डिस्टर्शंस। तो इस पॉइंट में मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि सम्मोहन में जो कुछ सुझाव जो उपयुक्त होते हैं देकर व्यक्ति के प्रत्यक्षण में
परिवर्तन लाया जाता है, जैसे उचित सुझाव देकर धनात्मक विभ्रम तथा ऋणात्मक विभ्रम दोनों ही सफलतापूर्वक व्यक्ति में उत्पन्न होते हुए पाए गए हैं। धनात्मक विभ्रम में व्यक्ति ऐसी वस्तु को देखता है या आवाज को सुनता है जो वास्तव में उपस्थित नहीं होते हैं, और ऋणात्मक विभ्रम में व्यक्ति उन चीजों या वस्तुओं का भी प्रत्यक्षण नहीं कर पाता जिसे सामान्यतः प्रत्यक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मृति में परिवर्तन। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययनों से ये स्पष्ट हुआ है कि सम्मोहन के दौरान स्मृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं। ऑर्नी 1966 ने अपने अध्ययन में पाया कि जब प्रतियोगियों का सम्मोहन के दौरान ये सुझाव दिया गया है कि उसकी स्मृति से संख्या 3 लुप्त या गायब हो रहेगा, तो गिनती गिनने के लिए कहने पर 1, 2, 4, 5, 6 आदि के रूप में गिनती गिन पाते थे। इस तरह से गिनती गिनने पर उन्हें ये आश्चर्य भी होता था कि उनके हाथ में 5 उंगली न होकर 6 उंगली हैं। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से ये भी स्पष्ट हुआ है कि सम्मोहन की अवस्था में जो स्मृति लोप होता है वह वयस्कों की तुलना में बच्चों में अधिक होता है। बच्चों को वयस्कों की तुलना में सम्मोहित भी किया जो है आसानी से कर लिया जाता है तथा साथ ही साथ उसमें विस्मरण भी आसानी से सम्मोहन के दौरान उत्पन्न कर दिया जाता है। कुछ प्रयोज्यों का या को सम्मोहन की इस अवस्था में ये सुझाव दे दिया जाता है कि सत्र के दौरान उन्हें जो कुछ भी कहा जा रहा है उसे सम्मोहन से बाहर आने के बाद भूल जाएंगे, तो उसमें ऐसा स्मृति लोप स्पष्टता उत्पन्न होते देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उम्र प्रतिगमन यानी कि एज रिग्रेशन। सम्मोहन के दौरान उम्र प्रतिगमन की घटना भी देखी जाती है। सच में जो है उम्र प्रतिगमन स्मृति विकृति का एक विशेष उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति वयस्क अवस्था में होने पर अपने पहले के उम्र की घटनाओं के बारे में बोलता है तथा ठीक उस उम्र के तरह से ही व्यवहार करता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों में यह देखा गया है कि एक वयस्क जब बाल्यावस्था में प्रतिगमित होता है तो सम्मोहन के दौरान उसका लिखावट, बोली, तौर तरीका तथा सामरिक प्रदर्शन आदि बहुत कुछ बाल्यावस्था के अनुरूप ही हो जाते हैं। फ्रॉम 1970 ने अपने अध्ययन में पाया कि बाल्यावस्था की भाषा जिसे व्यक्ति वयस्कावस्था में भूल चुका होता है, सम्मोहन के दौरान स्पष्ट रूप से पुनः वापस आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर सम्मोहित सुझाव। जब सम्मोहन के दौरान व्यक्ति को कुछ कार्य करने का निर्देश सम्मोहित अवस्था के खत्म होने के बाद दिया जाता है तो इस तरह के सुझाव को उत्तर सम्मोहित सुझाव कहा जाता है। व्यक्ति को इस तरह के सुझाव के स्रोत के बारे में भूल जाने का भी निर्देश दिया जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि सम्मोहित अवस्था के बाद उक्त कार्य को करने की बाध्यता व्यक्ति में महसूस होती है और व्यक्ति उसका कारण भी नहीं समझ पाता है। जब व्यक्ति ऐसे उत्तर सम्मोहित सुझाव के अनुसार कार्य करने से अपने को रोकता है तो मानसिक संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पन्न स्वप्न। सम्मोहन की अवस्था में सुझाव देकर व्यक्ति में जो है स्वप्न भी उत्पन्न किया गया है। जब सम्मोहन के दौरान व्यक्ति अमुक तरह का स्वप्न मतलब किसी भी तरह का जो है स्वप्न देखने का सुझाव देता है तो वह उसी तरह का स्वप्न जो है उस समय देखने लगता है। कभी कभी व्यक्ति को रात में स्वप्न देखने का सुझाव दिया जाता है तो रात में वैसा ही स्वप्न देखने लगता है। हिलगार्ड तथा नोलिस 1972 ने स्वाभाविक स्वप्न तथा सम्मोहन में सुझाव के द्वारा उत्पन्न स्वप्न का तुलनात्मक अध्ययन किया कि सम्मोहन द्वारा उत्पन्न स्वप्न में अनिश्चितता, अस्पष्टता और तुलनात्मक रूप से अधिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समय बोध में परिवर्तन। सम्मोहन के दौरान सुझाव देकर व्यक्ति के समय प्रत्यक्षण में भी परिवर्तन होने लगता है या फिर लाने में सफलता मिलती है। जिम्बार्डो, मार्शल एवं मैस्लेक 1971 ने इसे दिखाने के लिए एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने 12 प्रशिक्षित सम्मोहित व्यक्तियों को प्रयोज्य के रूप में स्वीकार किया तथा 18 नियंत्रित प्रयोज्य थे जिन्हें सम्मोहन का प्रशिक्षण नहीं था। इन दोनों तरह के प्रयोज्यों को सम्मोहन अवस्था में ये सुझाव दिया गया कि वर्तमान समय को वे अधिक परिवर्तित होने दें तथा भूत एवं भविष्य में अपने को दूर रखें, यानी कि भूत और भविष्य से अपने आप को दूर रखें। परिणाम में देखा गया है प्रशिक्षित प्रयोज्यों का समय प्रत्यक्षण अप्रशिक्षित जो सम्मोहित प्रयोज्य से काफी परिवर्तित हो गया। चिंतन, भाव या व्यवहार से संबंधित समय प्रत्यक्षण में काफी बड़े जो है परिवर्तन होते पाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें गति नियंत्रण। सम्मोहन से गति नियंत्रण का प्रभाव देखा गया है। जब किसी व्यक्ति से कहा जाता है कि
वह अपने हाथों को ऊपर उठाए तो कभी कभी यानी कि जब सम्मोहन की अवस्था होती है तब उसमें कड़ापन पाया गया है और उसे ऐसा महसूस होता है कि हाथ उसका मुड़ नहीं रहा है, अथवा उसके बाद उसे बाहर मोड़ने के लिए यदि कहा जाता है, जब ये प्रयोज्य यानी कि प्रयोग हो चुका होता है तो प्रयोज्य अपना वहां मोड़ने में अपने को असमर्थ पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सम्मोहन के दौरान दिए गए सुझावों से कई तरह के व्यवहारात्मक तथा संज्ञानात्मक परिवर्तन व्यक्ति में पाए जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्यक्षणात्मक विकृतियां, स्मृति में परिवर्तन, मूल प्रतिगमन, उत्तर सम्मोहित सुझाव, उत्पन्न स्वप्न, समय बोध में परिवर्तन, गति नियंत्रण आदि सम्मोहन की अवस्था में चेतना में होने वाले परिवर्तन है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।